हेच महत्वाचं बेटा. ओके, हे महत्वाचं आहे. ओके चल. ओके, थँक्यू प्रतीक, सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. ठीक आहे. ऍक्च्युअली ते मी जगलोय आणि मला तो क्षण आठवला माझा. मी त्या चिस्तिया चौकामध्ये, तुम्हाला माहित असेल औरंगाबादमध्ये आविष्कार कॉलनीमध्ये एक इंटरनेट कॅफे होता. तिथं मी तिथं गेलो आणि तिथं त्या स्क्रीनवर मी माझा नंबर टाकल्याच्या नंतर ते माझं मार्कशीट आलं आणि तिथं माझा कळालं की मला 183 मार्क्स आहेत. आणि मला कळालं की माझा नंबर लागतोय. मी रँक बघितला माझा तिथं आणि मला कळालं की माझा नंबर लागतोय. तर मग असं तो क्षण मला आठवला आजही. तो 2007ला घडलेली घटना आहे. पण मला तो माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहिला आणि मग माझे सर जे आहेत त्यावेळेस कॉइन बॉक्स होते, मी त्यांना फोन केला, ते मला घ्यायला आले गाडी घेऊन. आणि तो दिवस, हे सगळं मला ते माझ्या समोर घडतंय असं आठवलं. मग ते इमोशन होतं कधी कधी. मी त्याच्यातला नाही, मी लढण्यावर जास्त भरोसा ठेवतो. ठीक आहे, पण ते आनंद अश्रू होते, ते काय असं दुःखाचं रडणं नव्हतं ते. ओके, आणि हे तुमच्या आयुष्यात पण यावेत ह्यासाठी आपण प्रयत्न करावूया. ठीक आहे. हो, माझे सर बनसोड सर आहेत, माझे टीचर रवींद्र बनसोड सर. ठीक आहे. हा, तर हेच आहे, काटाच उभा राहायला पाहिजे तुमच्या अंगावर. हा, चला बोलूया. ठीक है, चला बोलिए. सो बात करते दोस्तों, हम बात करते प्लाज्मा के बारे में. आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट 5 पॉइंट्स. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. बात करेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अब बात करेंगे आरबीसी की. कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. और प्लाज्मा में हमने क्या क्या देखा है दोस्तों. वाटर होता है, प्लाज्मा वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल आयंस है. क्या है, वाटर है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स होंगे दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और आयंस है मिनरल आयंस, कैटायन लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, एंड एनायन लाइक बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोरीन. फिर दोस्तों हमने देखा कि उसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स भी होते हैं. ओके ओके, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. कैलकुलेशन फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कैलकुलेशन फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हे महत्वाचं आहे. हा, आता जरा लक्ष द्या कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में हमने देखा क्या है दोस्तों. नंबर 1 पे मैं वही कंटिन्यू करने वाला हूं, वाटर है. फिर हमने देखा नंबर 2 पे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 6 to 8%. उसका काम भी देखा, दैट इज अल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, एंड दैट इज दोस्तों फाइब्रोनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ये सब आगे डिटेल में आने वाला है, आप याद रखो. नंबर 3 पे दोस्तों हमने देखा कि फिर न्यूट्रिएंट्स भी है प्लाज्मा में, लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड ऑल दैट. फिर हमने देखा दोस्तों कि और क्या है, न्यूट्रिएंट्स के बाद मिनरल आयंस भी होते हैं, मिनरल आयंस भी है, दैट इज कैटायन आयन दोनों है. तो ये कल हमने डिटेल में देखा है. मिस्टर अल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, मिस्टर ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, और मिस्टर फाइब्रोनोजन कोएगुलेशन, मिस्टर फाइब्रोनोजन कोएगुलेशन, मिस्टर ग्लोबुलिन डिफेंस, और मिस्टर अल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस. ऐसे याद रखो. बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, दैट इज कोएगुलेशन फैक्टर्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कोएगुलेशन. नाउ कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है. कोएगुलेशन फैक्टर, या फिर इन्हें कहते हैं दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है बच्चों, इन्हीं का दूसरा नाम है दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर. इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर. डिटेल में जाना है हमें. ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, कोएगुलेशन फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो दीज आर द केमिकल्स और सब्सटेंसेस, दीज आर द केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्लड व्हिच हेल्प इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. म्हणजे रक्त गोठण्याला मदत करतात. क्या है दोस्तों, व्हाट आर दीज कोएगुलेशन फैक्टर. सो दीज आर chemicals, these are chemicals which help in coagulation of blood, which help in coagulation or clotting of blood, which help in coagulation or clotting of blood.
उसे कहते हैं दोस्तों कोएगुलेशन फैक्टर। तो ब्लड को क्लॉट करने में, जब ब्लड कट होता है तब यहाँ व्हेन व्हेन अ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द और व्हेन द इंजुरी ऑकर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन दोस्तों व्हेन इंजुरी ब्लड फ्लो ड्यू टू इंजुरी और व्हेन blood flow outside the body, when blood flow outside the body due to d oblique means due to injury, जब बॉडी के बाहर और ब्लड कम्स आउटसाइड द बॉडी रादर देन फ्लो, व्हेन ब्लड कम्स आउटसाइड द बॉडी ड्यू टू इंजुरी, तब जाके वो ब्लड को कोएगुलेट करते, त्याचं क्लोटिंग करतात, रक्त गोठण्याचं काम करतात कोएगुलेशन फॅक्टर्स। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर कोई भी इंजुरी थोड़ी होती है हमें हर रोज, नहीं होती ना। सो नॉर्मली दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। दे आर प्रेजेंट एज अ इनएक्टिव फॉर्म, दे आर प्रेजेंट एज अ इनएक्टिव फॉर्म के रूप में होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्टिव हो गए तो ब्लड उधर भी कोएगुलेट हो सकता है बॉडी के अंदर। सो दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो सोए हुए है, ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में है, सोए हुए है, कशा फॉर्म मध्ये, इनएक्टिव फॉर्म मध्ये, लक्षात ठेवा। टोटल नंबर कितना है उनका, टोटल नंबर है दोस्तों, टोटल नंबर जो होता है कोएगुलेशन फैक्टर का, दैट इज ये है 13। क्या है टोटल नंबर, क्या है दोस्तों 13। और एक डिसीज होता है, कोई मुझे बता सकता है, अ डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर कॉजेस व्हिच डिसीज, डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, कोएगुलेशन फैक्टर अगर नहीं है, जेनेटिकली ये प्रोटीन ही नहीं बन रहे, कॉजेस व्हिच डिसीज, कॉजेस व्हिच डिसीज, कॉजेस व्हिच डिसीज, नहीं डायबिटीज नहीं, हिमैच्यूरिया नहीं, एनीमिया तो नहीं, नहीं नहीं, आपने नाम नहीं सुना इसका। अब क्या बात है, कौन बोला ये कौन है, शंभो, तुझं नाव बरं झालं यार, शंभू आहे, महाराजाचं नाव माझ्या रोज तोंडात येतं। शंभूराजे खूप प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे। ठीक आहे, हिमोफिलिया, वेदिका हिमोफिलिया, बेटा श्रीकांत हिमोफिलिया नाव है त्या आजाराचं, हीमोफिलिया। डिसीज का नाम क्या है, डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर कॉजेस हीमोफिलिया। नाउ व्हाट इज मीन बाय हीमोफिलिया, ये क्या डिसऑर्डर होता है, हीमोफिलिया क्या डिसऑर्डर। हीमोफिलिया लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कोई हीमोफिलिया ऐसा लिखता है तो कोई एक अलग लैंग्वेज में लिखता है दोस्तों। सो व्हाट इज द, ये आप मुझे बोलो कि हीमोफिलिया में क्या होता है, आपको पता है हीमोफिलिया में क्या होता है, व्हाट हैपन इन हीमोफिलिया दोस्तों। एग्जैक्ट क्या होगा हीमोफिलिया में। तो हीमोफिलिया में याद रखो कोएगुलेशन फैक्टर 8 और 9 इनकी डिफिशियंसी होती है और उसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। इवन देयर इज अ स्मॉल, सो ब्लड कोएगुलेट ही नहीं होता है। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग ऑकर फॉर मेनी आवर्स और मेनी मिनिट्स, ठीक है, फॉर मेनी आवर्स, और वो डेथ भी हो सकती है, हे आहे। ठीक आहे, क्लॉटिंग ब्लड होत नाही, ब्लड क्लॉट होत नाही। हिमोफिलिया मध्ये काय असतं, मग दोन टाइपचे हिमोफिलिया। हिमोफिलिया क्या है दोस्तों, ये कोई एचई लिखता है तो कोई ऐसा भी लिखता है हिमोफिलिया। कुठं आहे हा, जेनेटिक्स मध्ये डिसऑर्डर आहे, पुढं इथं शिकवतो, हे बघा सी दिस, ये 12th का बुक है, 12th का, सी दिस हिमोफिलिया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है या नहीं, यस और नो बोलो, दिखता है का हिमोफिलिया, सी दिस, दिख रहा है या नहीं, है या नहीं हिमोफिलिया, आहे का, आहे का, हे महत्वाचं आहे। ओके बर, मग काय आहे लक्षात ठेवा, एक शॉर्ट मध्ये सांगतो, ते इथंच कव्हर करूया। दिस इज द वे टू लर्न बायोलॉजी दोस्तों। तो हिमोफिलिया क्या है, दैट इज a condition in which blood does not coagulate after the injury, or
blood continue to flow for many hours or blood continue to flow for long time after the injury. ओके, हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों? हीमोफीलिया में तो मैंने कहा कोएगुलेशन फैक्टर है, सो it is a condition, it is a disease, it is a disease in which दोस्तों, that is blood coagulation of blood does not occur, coagulation of blood does not occur, coagulation of blood is does not occur, coagulation of blood not occur properly, होता है पर देर बाद होता है, not occur properly and दोस्तों blood continue to flow, blood continue to flow, blood continue to flow, sorry, blood continue to flow for longer time after the injury, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है आफ्टर, अगर बड़ी इंजुरी है, आफ्टर द इंजुरी टू द पर्सन, आफ्टर द इंजुरी टू द पर्सन। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसका जीन जो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर लक्षण, इट इज, बस इतना याद रखो, इट इज दोस्तों एक्स लिंक्ड, इसका जो जीन है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसका जो जीन है दोस्तों वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ये जो रॉयल फैमिली है इंग्लैंड की, लंदन की, विक्टोरिया रानी, ओके, तो उनके फैमिली में रन होता है, इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में इसका दूसरा नाम है दोस्तों आल्सो नोन एज, ब्लीडिंग कंटिन्यूस होता है इसलिए इसका नाम है ब्लीडर्स डिसीज, ब्लीड हो रहा है, ब्लीडर हो रहा है, ब्लीडर्स डिसीज, इसका दूसरा नाम है दोस्तों ब्लीडर्स डिसीज, ब्लीडर डिसीज, ब्लीडिंग कंटिन्यू होता म्हणून ब्लीडर्स डिसीज। आगे चलते हैं, तो इसमें जो है ये जो हीमोफीलिया है, मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा। ये जो हीमोफीलिया है, बेसिक बातें बोलते हैं दोस्तों, इसके बेसिक दो टाइप है और आगे बोलूंगा मैं, दैट इज हीमोफीलिया ए, ये बहुत फेमस एमसीक्यू है 12th का, और हीमोफीलिया बी, मेरे बच्चों को अगर 11th में ही हीमोफीलिया क्या है ये पता है तो वो एम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैं सोचता हूं। अगर मेरे स्टूडेंट को 11th में पता चल रहा है कि हीमोफीलिया क्या है तो उनका टारगेट एम्स है, वो एम्स में एंटर करने वाले हैं। तो ये जो है दोस्तों इट इज डिफिशियंसी ऑफ, कि क्या होता है, ये होता है दोस्तों क्लॉटिंग डिफिशियंसी ऑफ, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज कॉज ड्यू टू हीमोफीलिया ए इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 13 है, तर ते लक्षात ठेवा, डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फॅक्टर और क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 8, रोमन अंकामध्ये लिहितात त्याला 8 नंबरच्या क्लॉटिंग फॅक्टरची डिफिशियंसी। और यहाँ पे दोस्तों बी जो होता है इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, ये दो इंपॉर्टेंट ये है। तो ये जो है दोस्तों ये मोस्ट कॉमन है, ओके, मोस्ट कॉमन है, दैट इज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। क्लॉटिंग फैक्टर हमारे सिलेबस में है, क्लॉटिंग फैक्टर हमारे सिलेबस में है, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर, जस्ट मैं आपको नाम देना चाहूंगा क्योंकि आगे चल के वो सिलेबस में आने वाले हैं। क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आगे टॉपिक है, ठीक है, सी दिस, ओके। क्लॉटिंग फैक्टर कितने दिए हैं यहाँ पे, 12 ही दिए हैं, एक्चुअली है 13। सिदिस, हाँ सिदिस, कुठल्या तरी डॉक्टरनं बनवलेलं आहे निमोनिक्स, ओके।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. कुठलं तरी डॉक्टरनच बोलवलं. हे मेडिकोज आयडी आहे. मेडिकोज म्हणजे जे मेडिकल स्टुडंट आहेत त्यांना मेडिकोज बोलले जातं. जे मेडिकल स्टुडंट आहेत त्यांना मेडिकोज बोलले जातं. लक्षात ठेवा. दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर. कितने हैं? 13 है. कितने क्लॉटिंग फैक्टर दोस्तों? 13. कितने हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर. दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर, याद रखो. दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स. कितने हैं टोटल? 13. और नाउ नो लॉन्गर यूज. ठीक आहे, बोलूया. याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, दीज आर द लिस्ट ऑफ दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर. दिस इज द लिस्ट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर. दिस इज द लिस्ट ऑफ क्लॉटिंग या फिर उसे कहते हैं कोएगुलेशन फैक्टर. फक्त मेन मला जास्त बोलायचे, दैट इज क्लॉटिंग. और इसे रोमन लेटर में डिनोट किया जाता है. क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 उसका नाम है फाइब्रिनोजन. नाम सुना था आपने? फाइब्रिनोजन. ओके, ये सभी इनएक्टिव है, फाइब्रिनोजन है. ओके. क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 वो है प्रोथ्रोम्बिन. ये भी नाम सुना था आपने, प्रोथ्रोम्बिन. ओके. 6th काय आहे ते सांगतो, नो लॉंगर यूज्ड. ओके, असं आहे ते सांगतो. 6th काय आहे जर लक्षात ठेवा. दॅट इज फुलिश, सॉरी, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, नंबर 4 कॅल्शियम आयन, नंबर 5 लॅबल फॅक्टर आहे, नंबर 6 इथं मेन्शन नाही, नंबर 7 स्टेबल फॅक्टर आहे, नंबर 8 हा अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर ए म्हणतात त्याला. अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर ए आहे, नीट लक्ष द्या. नंबर 8 काय आहे? अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर. हे नीट लक्ष द्या, हा फॅक्टर ए आहे. म्हणजे म्हणून एंटी हिमोफिलिक फैक्टर ए, म्हणून इट कॉजेस, इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से ये जो फैक्टर 8 है इसकी डिफिशियंसी होने के वजह से हिमोफिलिया 1 होता है. और दूसरा क्रिसमस फैक्टर म्हणतात त्याला. 9 फैक्टर नंबर 9 उसे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर, या फिर उसका दूसरा नाम है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी. काय? एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी इथं मेन्शन आहे बघा. एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी, हे लक्षात ठेवा. एंटी हिमोफिलिक फॅक्टर बी हा आहे क्रिसमस फॅक्टर, त्याच्या डिफिशियन्सीमुळे होतं हिमोफिलिया बी. पुन्हा 10 नंबरला आहे स्टॉट प्रॉवर फॅक्टर, त्यांचे नाव आहेत. 11 नंबरला आहे प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, अँटीसिडेंट फॅक्टर आहे. पुन्हा 12 नंबरला आहे हेगमन फॅक्टर आणि 13 नंबरला आहे फायब्रिन स्टॅबिलायझिंग फॅक्टर. हे पाठांतर करायची गरज नाहीये, सांगतोय एवढंच की हे थ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजन हे आपल्या सिलेबसला क्लॉटिंग फैक्टर नंबर है. प्रोथ्रोम्बिन ये अपने सिलेबस है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 है. थ्रोम्बोप्लास्टिन भी हमारे सिलेबस में आगे चल के क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 है. कैल्शियम भी हमारे सिलेबस में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4. और दोस्तों हीमोफिलिया हमारे सिलेबस में है, विच इज कॉज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9. अगर दोनों ऑप्शन में है तो यू शुड मार्क 8, कारण की तो मोस्ट कॉमन आहे. ठीक आहे, हे एवढे क्लॉटिंग फॅक्टर आहेत. मग त्याचा निमोनिक्स आहे फुलिश पीपल ट्राय क्लाइंबिंग लॉन्ग, फुलिश पीपल ट्राय क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप, आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हॅव फॉल, सम पीपल हॅव फॉलन. फुलिश म्हणजे फायब्रिनोजन, पीपल म्हणजे प्रोथ्रोम्बिन, ट्राय म्हणजे थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग म्हणजे कॅल्शियम, लॉन्ग म्हणजे लबायल फॅक्टर, स्लोप म्हणजे तिथं त्यांनी तुम्हाला 6वं एक वेगळं लक्षात ठेवावं लागणार आहे. तुम्हाला सांगतो ते काय असतं. स्लोप म्हणजे स्टेबल फॅक्टर, आफ्टर म्हणजे अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर, क्रिसमस फॅक्टर, सम म्हणजे स्टॉट प्रॉवर फॅक्टर, पीपल म्हणजे प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, अँटीसिडेंट फॅक्टर, हॅव म्हणजे हेगमन फॅक्टर आणि फॉलन म्हणजे फायब्रिन स्टॅबिलायझिंग फॅक्टर. हे एवढे सगळे फॅक्टर आहेत. हे एवढे सगळे फॅक्टर आहेत, माहिती असू द्या. हे पाठांतर नका करू, फक्त वाचत राहा कधीतरी. ठीक आहे, हे नोट्स मध्ये लिहून घ्या ना, लिहून घ्या, एकदा वाचत राहा. नोट्स मध्ये लिहून घ्या, एकदा वाचत राहा. नोट्स मध्ये लिहून घ्या, एकदा वाचत राहा. वाटल्यास तुम्हाला एकदा दाखवतो. ठीक आहे, जर वाटल्यास तर एक जागा सोडा त्याला. तुम्हाला जर इथं दिसत नसतील प्रॉपरली तर त्याला जागा सोडा तुम्ही, आणि नंतर तिथं आल्याच्या नंतर प्रॉपरली तिथं लिहा. ठीक आहे, फायनल एक्झाम साठी सगळे नाही, पण हे वरचे 4 जे आहेत तो, आणि खास करून तो फॅक्टर 8 आणि 9 हे विचारू शकतात. हे सगळे वरचे 4 फायब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कॅल्शियम और फॅक्टर नंबर 8 आणि 9. बाकीचं विसरून जा, बाकीची गरज नाही. पण एक लिस्ट म्हणून असू द्या कधीतरी,
बाकीचं विसरून जा, पण हे एवढे महत्वाचे आहेत. दीज आर व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट. ठीक है, हे एवढे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है सिलेबस में है. आगे चल के कोएगुलेशन ऑफ ब्लड नाम का टॉपिक है उसमें. ठीक है, हे झालं क्लॉटिंग फॅक्टर. आता याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट बोलतो बरं का, किंवा मध्ये काहीतरी टाकतो काय काय असेल तर, मग नंतर अपोजिट बोलतो. नंबर जर आपण विचार करा नंबर 6 ला काय असतं, तो दोस्तों होते हैं दॅट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. प्लाझ्मा मध्ये काय असतं आणखीन, नाइट्रोजनस वेस्ट असते. प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट म्हणजे द वेस्ट विच कंटेन नाइट्रोजन. नाइट्रोजनस वेस्ट का है, लाइक दोस्तों क्या होता है, दैट इज अमोनिया हो सकता है. अमोनिया, दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक, अमोनिया. ओके, फिर है दोस्तों यूरिया, इंटरमीडिएटली टॉक्सिक है यूरिया. और फिर है दोस्तों अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, ये मोस्ट टॉक्सिक है, याद रखो. यूरिया ये मीडियमली टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड ये लीस्ट टॉक्सिक है. आपने शायद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रेशन नाम का टॉपिक थोड़ा सा सुना होगा. अमोनिया को बहुत ज्यादा वाटर लगता है टू रिमूव फ्रॉम बॉडी, यूरिया को मीडियम वाटर लगता है, और यूरिक एसिड को बहुत ही कम वाटर लगता है. ये भी हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं. फिर दोस्तों नंबर 7 पे आएंगे, दैट इज डिसॉल्व गैसेस. डिसॉल्व गैसेस लाइक क्या क्या है दोस्तों, डिसॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, दैट इज सॉरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दो इंपॉर्टेंट डिसॉल्व गैसेस है. नंबर 7 पे और क्या होता है दोस्तों, दैट इज नंबर 7 हो गया. नंबर 8 दोस्तों वो होता है दैट इज अ एंटी कोएगुलेंट. नाउ ये कोएगुलेशन तो देखा मैंने, पर ये एंटी कोएगुलेंट क्या है दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी कोएगुलेंट. सर आप मुझे बोलो ये एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं. नाउ एंटी कोएगुलेंट म्हणजे काय, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी कोएगुलेंट. ओके, तो पहले ही क्लियर कर देते हैं, दीज आर द केमिकल विच अपोज कोएगुलेशन. ओके, कोएगुलेशन ब्लड क्या करते हैं दोस्तों, क्लॉटिंग फैक्टर या कोएगुलेशन फैक्टर प्रमोट कोएगुलेशन, और एंटी कोएगुलेंट oppose coagulation. Chemicals, these are the chemicals which oppose या फिर which prevent, oppose और prevent coagulation of blood. blood च coagulation होऊ देत नाही. anti coagulation of blood, anti म्हणजे विरोध करतात, coagulation of blood होऊ देत नाही. लक्षात ठेवा, ब्लड ला गोठू देत नाहीत. हेपॅरिन जो है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज इसका बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज हेपैरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट है. हेपैरिन इज अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, याद रखो. ये कोएगुलेशन नहीं होने देता है. दो कंफ्यूजर है, एंटी कोएगुलेंट एंड कोएगुलेशन फैक्टर. दो कंफ्यूजर है, हमेशा याद रखो, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. दो कंफ्यूजर है दोस्तों, एक है दैट इज कोएगुलेशन फैक्टर. कोएगुलेशन फैक्टर, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड म्हणजे रक्त गोठणे, कोएगुलेशन फैक्टर्स. और दोस्तों दूसरा है दैट इज एंटी कोएगुलेंट. एकदम अपोजिट है इनका काम, एंटी कोएगुलेंट. सामने रखेंगे तभी जाके कंफ्यूजर दूर हो जाएगा. कोएगुलेशन फैक्टर क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, और एंटी कोएगुलेंट ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते. तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोएगुलेशन क्या है. एगुलेशन ये शब्द कहां से आया, इटाइमोलॉजी क्या है कोएगुलेशन की. ये इटाइमोलॉजी मींस इस वर्ड की ओरिजिन क्या है, इस ओरिजिन के इस वर्ड की ओरिजिन क्या है दोस्तों. तो इस वर्ड की ओरिजिन का मतलब है ये कहां से आया है, तो कोएगुलेशन का मतलब है एक जगह आना, अलग अलग सब्सटेंसेस एक जगह पे आ जाना. तो ब्लड में आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा भी है. ये सब फ्लो के फॉर्म में होता है, बट कोएगुलेट होके त्याचे रक्ताची गुठळी बनते, आणि गुठळी बनल्याच्या नंतर त्यांना एक जागा यावं लागेल ना. बर्फ पानी में वाटर मॉलिक्यूल जो है दोस्तों इधर उधर फैले हुए हैं, अगर उससे बर्फ बनती है तो वाटर मॉलिक्यूल को क्लोज आना पड़ेगा. वैसे ही ब्लड को अगर कोएगुलेट होना है तो ब्लड को क्लोज आना पड़ता है. तो कोएगुलेशन फैक्टर ओके क्या करेंगे दोस्तों, प्रमोट कोएगुलेशन, और एंटी कोएगुलेंट
प्रिवेंट कोएगुलेशन। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में लिखता हूं किंवा मराठीत लिहितो, मराठीत लिहू का हिंदीत लिहू? हिंदी मराठी बोलो, काय लिहू? मिल्क कर्ड हे कोएगुलेशनचा प्रकार आहे, मराठीमध्ये लिहितो. ओके, लक्षात ठेवा. कोएगुलेशन फॅक्टर काय करतात? ब्लड कोएगुलेशनला मदत करतात. ब्लड कोएगुलेशन ला मदत करतात. सिंपल है, ब्लड कोएगुलेशन ला मदत करतात, हेल्प करते हैं. और ये जो दोस्तों दैट इज एंटी कोएगुलेंट क्या करते हैं? ब्लड कोएगुलेशन होने नहीं देते. ब्लड कोएगुलेट होने नहीं देते हैं. ब्लड कोएगुलेट हो देत नाहीत. ब्लडला कोएगुलेट हो देत नाहीत असं लिहितो. ब्लडला कोएगुलेट होऊ देत नाहीत. होऊ देत नाहीत, होने नहीं देते. वो है दोस्तों दैट इज एंटी कोएगुलेंट. समझे? क्लियर है? ये कंफ्यूजर हो सकता है, ये कंफ्यूजर हो सकता है. नाउ बात करते हैं, आगे चलते दोस्तों. दैट इज फिर क्या है? नंबर 9 प्लाज्मा में होता है, दैट इज एंटीबॉडीज. प्लाज्मा में क्या है दोस्तों? एंटीबॉडीज, या फिर इन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन याद रखो, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर उन्हें कहा जाता है गामा ग्लोबुलिन. दोस्तों गामा ग्लोबुलिन याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये 3 नाम है ग्लोबुलिन. मैं जरा डिटेल में जाना चाहता हूँ हर एक टॉपिक के. आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में 1-2 लाइन नहीं है, पर ये आगे चल के है, चलेगा ना? इज दैट ओके ना? तो इनिशियली इट विल टेक अ टाइम टू कंप्लीट अ टॉपिक. आपको लगेगा इतना टाइम लग रहा है, पर आई एम कवरिंग अ डिटेल कॉन्सेप्ट. चलेगा ना? सो एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन. तो सर ये गामा कहाँ से आ गए? डायरेक्ट अल्फा बीटा कहाँ गए? अल्फा बीटा ये भी ग्लोबुलिन होते हैं, बट दे आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर. तो ये जो एंटीबॉडीज है दोस्तों, ये जो एंटीबॉडीज है, ओके, दीज आर दोस्तों, दीज आर प्रोटीन्स. ग्लोबुलिन मीन्स दीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स. दीज आर प्रोटीन्स synthesized by which cell? Synthesized by B lymphocyte. Don't say it as a beta lymphocyte. ये B है रे बाबा. बीटा लिम्फोसाइट ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है, ये इधर B और T लिम्फोसाइट है. तो ये दे आर सिंथेसाइज्ड बाय B लिम्फोसाइट. एक सेल है ल्यूकोसाइट का, B लिम्फोसाइट बनाते हैं एंटीबॉडीज को. ओके दोस्तों, उनका दूसरा नाम है दैट इज अ गामा ग्लोबुलिन. क्या नाम है उनका? गामा ग्लोबुलिन. नाउ उनका दूसरा नाम है दोस्तों गामा ग्लोबुलिन. दीज आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट. नाउ आगे बढ़ते दोस्तों, ये जो है एंटीबॉडीज, तो इसके अलग अलग टाइप है. इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन, बाकी अगर देखा जाए तो सब ग्लोबुलिन सिंथेसाइज्ड बाय लिवर. क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ब्लड सेल बी लिम्फोसाइट. ये एमसीक्यू है, याद रखो. All other globulin are synthesized by liver except gamma globulin. Now ये जो एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, दोस्तों इसके अगर टाइप्स की बात करें और इसका फंक्शन की बात करें, फंक्शन, ओके, दे फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, दे डिस्ट्रॉय द एंटीजन. क्या करते दोस्तों? द एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ओके, ये जो एंटीबॉडीज है दोस्तों, दे फाइट, नाम में काम है, दे फाइट against the antigen. ये एंटीजन कौन रिलीज करता है? और व्हाट इज एंटीजन? these are the antigen, these are the protein synthesized by pathogen like virus, bacteria. तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड वायरसेस. कौन है? एंटीबॉडीज. इसके टाइप शॉर्ट में लिखता हूं, फिर आगे चलते हैं. टाइप्स क्या है उसके? टाइप्स ऑफ दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज. इम्यूनोग्लोबुलिन इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा है. सो दोस्तों दे आर प्रोटीन. सो अरे यार, so they fight against the antigen of bacteria and viruses.
तो ये जो दोस्तों एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ये एंटीबॉडीज, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं एंटीबॉडीज। नाउ टाइप ऑफ गामा ग्लोबुलिन क्या है दोस्तों, समझाता हूं। और ये गामा सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन को लिखते हैं आईजी, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, याद रखो आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, आई मतलब इम्यूनो और जी मतलब ग्लोबुलिन, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, याद रखो आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। तो दोस्तों ये होते हैं आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी डी। ये जो कंटेंट है ना, आपको कहां से लेके जाएगा, कहां से कहां तक, और आईजी ई, आयजीई आय गमदे म्हणतात ह्यांना, लक्षात ठेवा कसं म्हणायचं, लक्षात ठेवणार गमदे, GAMDE, ओके। मेरा गम दे, तेरा गम दे और मेरा गम ले, गम म्हणजे दुःख, गम म्हणजे डिंक, पण इथं असं आहे मदर्स मिल्क मध्ये असतात ऋतुज, ते याचा पार्ट नाही, मदर्स मिल्क मध्ये असतात, दॅट इज IgA, तो इथला पार्ट नाहीये, ठीक आहे। IgA मदर्स मिल्क मध्ये असतात, कधी पण लक्षात ठेवायचं। IgG मी जे असं बोलतोय ना, ते एक ॲबिलिटी तयार करा, मी जे बोलतोय जे लिहित नाही ते लिहून घ्यायची, ज्याला रँक 1 काढायचा भारतामध्ये। मी जे बोलतोय पण लिहित नाही ते लिहून घ्यायचं, पटकन कुठं लिहून घ्या। IgA मदर्स मिल्क मध्ये असतं, IgG प्लासेंटा क्रॉस करता है, प्लासेंटा क्रॉस करने की हिम्मत रखता है IgG, और IgA मदर्स मिल्क में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और ये मैं इनडायरेक्टली आपको प्लाज्मा के फंक्शन ही बता रहा हूं, मैं आपको इनडायरेक्टली प्लाज्मा के फंक्शन ही बता रहा हूं, ओके। तो प्लाज्मा आल्सो हेल्प इन इम्यूनिटी, प्लाज्मा आल्सो हेल्प इन दोस्तों, उसमें हेपेरिन भी होता है, डिजोल्व गैसेस भी होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो दोस्तों ये सब प्लाज्मा आल्सो कंटेन सम विटामिन्स एंड हार्मोन्स, बस ओके। लास्ट पॉइंट बोलिए फटाफट, दैट इज सम विटामिन्स, विटामिन्स एंड विटामिन्स एंड सम एंजाइम्स भी होते हैं दोस्तों, सम एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। पर ये जो इन प्लाज्मा जी, ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम है ये प्लाज्मा पे भी होता है, पर इसका मोस्ट अबंडेंट कहां पे हो, दैट इज आरबीसी में। दोस्तों हार्मोन्स आर कैरिड वाया प्लाज्मा टू देयर टारगेट ऑर्गन, हार्मोन्स ये केमिकल होते, केमिकल मैसेंजर आर कैरिड बाय प्लाज्मा, दे आर कैरिड बाय दोस्तों, दे आर कैरिड बाय प्लाज्मा टू देयर टारगेट ऑर्गन, प्लाज्मा टू देयर टारगेट ऑर्गन, जहां पे उनको एक्ट होना है उसे कहते हैं उसका टारगेट ऑर्गन। तो दीज आर द फंक्शंस और दोस्तों कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। बस डन हो गया प्लाज्मा के बारे में, बस डन। विधि मंत्री IgG कैन क्रॉस द प्लासेंटा, प्लासेंटा मदर से फीटस में जाने वाली एक ही एंटीबॉडी है जिसका नाम है IgG, और IgA प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क। ये दोनों फेमस MCQ है 12 के, ये दोनों फेमस MCQ है 12 के, ओके। थैंक यू श्रीकांत। चला पुढे जाऊया। तो ये प्लाज्मा है, कोई दिक्कत प्लाज्मा में, कोई दिक्कत प्लाज्मा में, हमने प्लाज्मा के बारे में जरा डिटेल में बात की है। मैंने एंटीबॉडी को कहा है गमदे, IgG, IgA, IgD, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गम दे, तेरा गम दे, मेरा गम दे, तेरा गम ले, ओके, गम दे। और ये जो ऐसे मैंने कहा है गम दे, तो ये ऐसे नहीं बोला है मैंने, ऐसे निमोनिक्स नहीं बनाया है, ये ऐसे निमोनिक्स है, दे आर जिसका हायर कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा होते हैं IgG, फिर उससे कम IgA, फिर उससे कम IgM, फिर उससे कम IgD, और सबसे कम होते हैं IgE। जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना, जब हम कोई टैबलेट खाते हैं तो पूरा स्किन रेडिश हो जाता है, या फिर किसी को स्किन की एलर्जी होती है, किसी को स्नीजिंग वगैरह होती है एलर्जी के कारण, तब जाके वो IgE, एलर्जी में IgE नाम की जो एंटीबॉडीज है वो ब्लड उसका लेवल बढ़ता है ब्लड में। 3 एंटीबॉडीज का इंपॉर्टेंस लिखो।
आयजीजी प्लासेंटा क्रॉस करता है, खटकन ही हिंदी मध्ये लिहायचं, आयजीजी प्लासेंटा क्रॉस करता है, आईजीए मदर के मिल्क में है, और आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ता है। लिखा क्या, लिखा क्या, डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर कॉजेस कैंसर, नो 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 नो, लिखा, ठीक आहे। पॉइंट नंबर 11, 10 आणि 11 असू शकतात, ठीक आहे। 9 एंटीकोगुलेंट एंड कोएगुलेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक, यस, फंक्शन अपोजिट है, ठीक है। चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है, दैट इज अपना प्लाज्मा। बात करने वाले हैं आरबीसी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, खास करके ब्लड, तो हर एक इसमें ब्लड आता है दोस्तों। आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ले लो, उसमें ब्लड है, ओके, कि ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं सब न्यूट्रिएंट्स। आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ले लो, वहां पे ब्लड है, बिकॉज विच कैरीज द ऑक्सीजन और कैरीज द विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ले लो इसके बाद वाला, एंड देयर एलिमिनेशन, वहां पे भी ब्लड है, ब्लड फ्लो होता है दोस्तों फ्रॉम हार्ट टू किडनी, और किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। तो ये ब्लड वाला टॉपिक, खास करके ब्लड वाला टॉपिक, खास करके ब्लड वाला टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें से एक कंपोनेंट है ब्लड। तो हम इस ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी लिम्फ के इसने जो बाकी के जो टॉपिक है, लिम्फ है, सर्कुलेटरी पाथवे है, या फिर डबल सर्कुलेशन है, उसके इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर ब्लड हम डिटेल में जानेंगे, उसके फंक्शन सब सब सब, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब जगह पे आते हैं, तो हम डिटेल में जाएंगे। आयजीजीचं एलर्जिक रिएक्शन, चला ठीक आहे, सगळ्यांचं सांगू का? इम्युनोग्लोबुलिन, कारण की these are the globulin which help in immunity, इम्युनोग्लोबुलिन, these are the globulin which help in immunity, त्यालाच दुसरा नाम है एंटीबॉडीज, त्यालाच नाम है गैमा ग्लोबुलिन। और वो कौन से दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज आईजीजी। इसके बारे में दो चीजें आईजीजी के बारे में, दो ही चीजें, क्या, कैन क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा क्रॉस करता है, और मदर से फीटस में आता है, कैन क्रॉस प्लासेंटा। एक ही ऐसी बॉडी है, एंटीबॉडी है, जो कैन क्रॉस प्लासेंटा, ओके, कैन नहीं करती है, कैन क्रॉस प्लासेंटा 101%, कौन, आईजीजी, ओके। और दिस इन्क्रीजेस, हे येणार नाही, पण हा प्रश्न 100% इन्क्रीजेस इन क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन मीन्स जो सालों से चल रहा है, जो इन्फेक्शन सालों से चल रहा है, टीबी मान लो एग्जांपल है, टीबी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो यहाँ पे दोस्तों ये बढ़ जाएगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन, दैट इज आईजीजी। फिर दोस्तों दूसरा है, दैट इज आईजीए, गमदे है ना, आईजीए। तो आईजीए क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इन बघा काय बोलो, प्रेजेंट इन दोस्तों मदर्स मिल्क, प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, खास करके जो पहले 4-5 दिन का जो मदर्स का मिल्क है, उसे क्या बोलते हैं आपको पता है? ओके, मदर्स मिल्क, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रोम। क्या बोलते हैं उसे? कोलोस्ट्रोम। बहुत बढ़िया, कोलोस्ट्रोम मतलब लक्षात ठेवा, कोलोस्ट्रोम मतलब होता है दोस्तों कोलोस्ट्रोम, ठीक है। कोलोस्ट्रोम मतलब ओके, पहले जो 3-4 दिन का मिल्क होता है मदर्स का, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रोम, ठीक है। ओके, इनिशियल डेज मिल्क, इनिशियल ओके डेज जो मिल्क है, इनिशियल डेज मिल्क, ओके, आफ्टर प्रेगनेंसी त्याला म्हणायचं प्रेगनेंसी, उसे कहते हैं दोस्तों कोलोस्ट्रोम। तो कोलोस्ट्रोम में कौन से एंटीबॉडीज आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर है आयजीए, पुन्हा बोल लो आयजीएम, दोन गोष्टी आयजीएम बद्दल हा प्रश्न आला तर येऊ शकतो, कारण हे कुठं आहे, इम्युनिटी नावाचा टॉपिक आहे, तिथं लार्जेस्ट आहे, मेगा है, लार्जेस्ट अँटीबॉडी है, लार्जेस्ट अँटीबॉडी आयजीएम। आणि दुसरं इन्क्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन लाइक कोविड-19, एक्यूट इन्फेक्शन, कोविड थोड़ी 2 साल चल रहा है क्या, एक आदमी में कोविड 2 साल थोड़ी चलता है, 20-15 दिन है, आज डिसीज नहीं था आज हो गया। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, आपको समझ में आएगा कि एक्यूट किसे कहते हैं। कुछ भी नहीं था कल तक, आज फीवर आ गया, वो एक्यूट हो गया, आयजीएम कहते हैं इसे, आयजीएम, ओके। गम दे आता आयजीडी,
IgD IgF नसतं बेटा, IgF नसतं, IgD है, लक्षात ठेवा IgD. याचं इम्पॉर्टन्स तुम्हाला आता लक्षात येणार नाही, मी नंतर सांगतो. IgE increase in allergic reaction, increase in allergic reaction, increase in allergic reaction, increase in allergic reaction. Or IgD, it is used in treatment of, इथंच लिहितो फक्त, it is used in RX म्हणजे ट्रीटमेंट हा माझ्या भाषेत, used in treatment of, डॉक्टर असं लिहितात ना RX. It is used in, RX का मतलब क्या है दोस्तों, RX का यहाँ पे मतलब है ट्रीटमेंट. मैं आगे चल के ऐसे लिखूंगा ट्रीटमेंट. ओके, सो एक्चुअली RX का मतलब होता है टेक 2. मैंने जो नीचे लिखा है उसे ले लो आप बाहर जाके, टेक 2 मैंने जो लिखा है उसे ले लो मेडिकल शॉप से. RX का मतलब ये होता है टेक 2. यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट लिखता हूँ, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक डिसीज है जिसका नाम है, आगे चल के आएगा, erythroblastosis fetalis नाम का एक डिसऑर्डर है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. क्या नाम है डिसीज का, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. एक आगे चल के डिसऑर्डर है, उसमें यूज किया जाता है IgD. ये हिमोलाइटिक डिसीज होता है अप न्यूबॉर्न, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आगे चल के है. ओके, आगे चल के है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है. इसका दूसरा नाम है हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN असं सुद्धा म्हणतात त्याला. तुम्हाला होतं सर A फॉर आई, क्या बात है यार माधव फोके, A फॉर आईचे दूध असं ते सांगते, मदर्स मिल्क, A फॉर आई, सो मदर्स मिल्क. क्या बात है, क्या बात है. ओके, तो IgG क्या बात है, क्या आयुष अस्थमा में बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तेरी ये सोच मुझे पसंद है. अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो उसने पूछा IgE अस्थमा में बढ़ेगा तो बढ़ेगा. पर जनरली अस्थमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जनरली जब एक्यूट अटैक आ जाएगा अस्थमा का तब बढ़ेगा IgE, 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा. पर कुछ एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं. ठीक आहे, काँग्रेस गवताचं लागले तुम्हाला, काही लोकांना काँग्रेस गवताची अलर्जी असते, काही लोकांना काँग्रेस पक्षाची अलर्जी. काँग्रेस गवताची अलर्जी म्हणजे काय, जो कॅरोट ग्रास है ते जर तुमच्या स्किनला लागलं तो क्या होईल, स्किन क्या हो जाएगी दोस्तों, रेडिश हो जाएगी, इचिंग शुरू हो जाएगा. तो वहां पे क्या बढ़े हैं, IgE बढ़े हैं, IG. नाउ इंपॉर्टेंस क्लियर है. तो ये सभी कहां पे है, ये प्लाज्मा कहां पे है दोस्तों, कहां पे है, ये प्लाज्मा में है. और दोस्तों याद रखो, एक्चुअली दे आर सीक्रेटेड बाय विच सेल. आपके लिए बस इतना याद रखो, आज के लिए बस इतना याद रखो, दे आर सीक्रेटेड बाय कौन सा सेल, डायरेक्ट बी सेल कहता हूं, दे आर सीक्रेटेड बाय बी सेल. एक्चुअली दिस बी सेल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल और वो सीक्रेट करते हैं. पर हम बात करते हैं बी सेल, या फिर उनको दूसरा नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट. बी सेल और या फिर बी लिम्फोसाइट, समझा आप, बी सेल का दूसरा नाम है बी लिम्फोसाइट. इज दैट क्लियर. ओके, काँग्रेस ग्रासची अलर्जी का ऐश्वर्या, मग त्यावेळेस हे रिलीज होणार IgE क्लियर है. ये क्लियर है दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये है अप टू द मार्क. नाउ हमने अब तक ये टॉपिक शुरू किया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात की, ब्लड में क्या है ये बात की दोस्तों, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है, प्लाज्मा में क्या क्या है इसके बारे में बात की, प्लाज्मा का कलर कैसा है, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या है, तो इसके बारे में बात की. और एक इन शॉर्ट अगर चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, एक्चुअली मैं फंक्शन ऑफ ब्लड लिखूंगा तो ज्यादा इंपॉर्टन्स रहेगा. ठीक आहे सर, कोलेस्ट्रॉम म्हणजे आई जेव्हा प्रेग्नेंट होते तेव्हा मिल्क का, जेव्हा बेबी बोर्न होतं ते 4 दिवसाचं, ज्यावेळेस बच्चू जन्मतो आणि जन्माच्या नंतर पहिले 8 दिवसाचं मिल्क म्हणजे कोलेस्ट्रॉम, पहिले 4-5 दिवसाचं मिल्क. जे आपण, तुम्हाला माहिती आहे
चीक खातो ना गाईच्या दुधाचा, चीक माहिती आहे, खरवस कोलोस्ट्रॉम. गाईचं कोलोस्ट्रॉम ज्याच्यापासून खरवस बनवतो ते खरवस किंवा खरूस काय म्हणतात त्याला, खरवस किंवा खरूस काय जे म्हणतात ते कोलोस्ट्रॉम आहे. त्याच्यामध्ये तिच्यामध्ये पण त्या गाईमध्ये पण IgE जास्त आहेत, म्हणून ते पौष्टिक आहे असं गृहीत धरले जातं. ठीक आहे. टी लिम्फोसाइट सेल मिडिएटेड इम्युनिटी हे करतात. बर, हिमोफिलिया झाल्यानंतर किती का वाचू पण शकतं डिपेंडिंग ऑन द सिव्हिरिटी. किती दिवसात डिसीज डेथ नाही होत, ते आयुष्यभर चांगलं जगू शकतात. ते लोक आयुष्यभर चांगलं आयुष्य जगू शकतात. पण खूप मोठी जर त्यांना काळजी घ्यावी लागते, त्यांना जर खूप मोठी इंजुरी झाली, आपल्याला कसं एखादी इंजुरी होती, ब्लडनं काहीतरी कट होतं, काहीतरी खिळा वगैरे घुसतो, तर त्यांना मात्र मग ती लाईफ सेव्हिंग कंडिशन आहे, त्यांच्याकडे ते ड्रग्ज असतात. ठीक आहे, ते घेतात ते तिथले तिथंच, पण त्यांच्यासाठी ते मात्र अतिशय अवघड गोष्ट आहे. ज्या लोकांना माहितच नाही मला हिमोफिलिया आहे, ते हळूहळू कळायला लागेल, हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे. खरूज म्हणतात सर, त्याला काहीतरी म्हणतात, आलं लक्षात सर. बी सेल म्हणजे बी लिम्फोसाइट. बी सेल का मतलब क्या है, बी सेल का मतलब होता है बच्चों बी लिम्फोसाइट, यानी बी सेल. बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम है बी सेल. ये याद रखो, बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है, बी सेल. लिम्फोसाइट का दूसरा नाम होता है बी सेल, समझे. बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम है बी सेल, दोस्तों याद रखो. ठीक आहे. या संडेला याच्यावरच टेस्ट असणार आहे. ठीक आहे. आज परत कालचं डीपीपी तुम्ही आलं का, कालचं डीपीपी कार्यक्रमामध्ये बनवलं होतं मी, नाही तर आज येऊन जाईल, याच्यावरच डीपीपी राहील. ठीक आहे. बी सेल म्हणजेच बी लिम्फोसाइट, लिखो कहीं तो भी, बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट. तो कल फ्रेश स्टार्ट करते हैं आरबीसी के लिए. आरबीसी को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. ओके, उसके 9-10 पॉइंट है, अलग अलग साइज, शेप, नंबर, स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका फंक्शन और उसकी डिफिशियंसी हुई तो क्या, सब डिटेल में. वैसे ही WBC, उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फॉर्मेशन और उनकी डिफिशियंसी हुई तो क्या. फिर वैसे ही प्लेटलेट, उसका फॉर्मेशन, उसका नंबर, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, और अगर उनकी डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है. ऐसे ब्लड पढ़ेंगे. फिर हम लिम्फ जो है, जो किताब में दिया है उतना ही पढ़ेंगे, पर उसे एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन कर लूंगा मैं. ठीक है. ठीक है, समझा आप. हाँ सर, आपके अगर कोई भी ओडोंटोब्लास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ. आपके कोई भी अगर डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो. ठीक है. ओडोंटोब्लास्ट बेटा, ओडोंटोब्लास्ट एक एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं. ये जो ब्लास्ट जब शब्द आता है तो मान लो कि इमैच्योर सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल है, तो उससे डेंटाइन नाम का एक टीथ का स्ट्रक्चर होता है, वो बनता है. डेंटाइन क्या है, आप एक बार गूगल सर्च करो, आपको मिल जाएगा. ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज डेंटाइन. सॉरी, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो इनॅमल है, उसके अंदर होता है डेंटाइन. सो कालची डीपीपी दिली होती पण बट बर बीएफसी येणार का टेस्टला, येणार की. जिन लोगों को एड्स है उनको भी बहुत देर तक ब्लडिंग होती है ना. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ये हटाओ दिमाग से. एंटीकोगुलेंट की वजह से इंजरी होने पर कोगुलेशन नहीं होगा ना सर. नहीं नहीं नहीं, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है बेटा. ठीक है. वो ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में मेंटेन करता है, इतना ही उसका काम है. ओके. और बाकी के जो होते हैं, ओके, वो उसका मेन काम है की ब्लड को गोठू नाही द्यायचं, फक्त त्याला फ्लूइड फॉर्म मध्ये मेंटेन ठेवायचं. हे पॅरेंटचं काम आहे. समजतंय. हा, जरा लक्ष द्या. सर, काऊचं कोलेस्ट्रॉल लहान मुलांना देत नाहीत ना, तर मदरचं कसं काय चालतं. हे मला माहित नाही लहान मुलांना देतात काय, कारण की ते मध्ये त्याला गाईच्या मिल्क मध्ये काही हे आहे, त्याला डायजेस्ट होणं थोडंसं अवघड असतं म्हणून. पण मदरचं मिल्क तर प्युअर फूड आहे. या जगामध्ये 2च प्युअर फूड आहेत, वन इज एग और दूसरा मदर्स मिल्क. बाकी सगळं अडल्ट्रेशन आहे, म्हणजे मिक्सिंग आहे, भेसळ आहे. अडल्ट्रेशन मीन्स भेसळ. 2 प्युअर आहेत, मदर्स मिल्क, त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीच भेसळ करू शकत नाही, आणि दुसरे एग.
एक पण काय आता डुप्लिकेट यायला लागले, पण सगळ्यात प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड काय आहे? मदर्स मिल्क आहे. ठीक आहे, ते कधी भेसळ करतात कोणला? कॉल कधी करायचा? बर, इव्हिनिंगला करा 8:30 नंतर. ब्रेन मध्ये ब्लड गोठतो तो कोणता कॉन्सेप्ट आहे? साक्षी राठोड, त्याला हिमरेज म्हणतात. रक्तस्राव होतो, ब्लड प्रेशर एवढं जास्त वाढलेलं असतं, रक्तस्राव होतो आणि रक्तस्राव झाल्यामुळं रक्त बाहेर येतं आणि बाहेर आलं की ते गोठायला लागतं ब्लड, त्याला सेरेब्रल हिमरेज म्हणतात. ओके, सेरेब्रल हिमरेज म्हणतात. आईजीएम का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा क्या? नहीं, निकिता बाइसन बेटा, आईजीएम मेगा है, बड़ी है, परसेंटेज गम दे, परसेंटेज क्या है? गम दे, सबसे ज्यादा आईजीजी परसेंटेज गम दे क्या अकॉर्डिंग परसेंटेज है. मी तुमच्या क्वेश्चनकडे येतोय, थांबा, मी तुमच्या क्वेश्चनकडे येतोय, घाई करू नका. व्हाट इज द डिफरन्स बिटवीन डिसीज अँड डिसऑर्डर? सेम है बेटा, सृष्टी इंगळे. बी लिम्फोसाइट तर डब्ल्यूबीसी मध्ये असतात ना? यस, डब्ल्यूबीसी का वो टाइप है बेटा, पर वो कहाँ पे? डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा में तो है, और प्लाज्मा में वो फिर एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, याद रखो. व्हाट आर एनके सेल? ये है दोस्तों नेचुरल किलर सेल, वो इम्यूनिटी में आएंगे. ये टी लिम्फोसाइट जैसे ही सेल होते हैं, एनके सेल नेचुरल किलर सेल. ओके, व्हाट इज अप्लास्टिक एनीमिया? ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है. कल के डीपीपी अप्लास्टिक एनीमिया मीन्स एक डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है जो बोन मैरो में ही ब्लड नहीं बनते हैं. ओके, आरबीसी नाही बनते, बोन मॅरो मध्येच आरबीसी बनत नाहीत, त्याला अप्लास्टिक एनिमिया म्हणायचं. एवढ्या डिटेल मध्ये जाऊ नका, फक्त तुम्हाला आयर्न डेफिशिएंसी एनीमिया माहित असणं गरजेचं आहे. एंटीकोगुलेंट की वजह से हे झालं. आपने पढ़ाई है ओडोंटोब्लास्ट, यस, अँड हे झालं ओनली बीएफसी वर नाही, बीएफसी आणि एके सर कालची डीपीपी होती पण बट डिलेट झाली. हो बर, आज येईल ते. बी लिम्फोसाइट हे झालं. एड्स, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन केस इन एड्स. आईजीजी क्रॉनिक डिसऑर्डर है ना, एड्स क्रॉनिक है, लंबे साल से चल रहा है इन्फेक्शन, तो आईजीजी विल इंक्रीज क्रॉनिक डिसऑर्डर में. हिमोफिलिया हेरिडेटरी है, यस, मैंने कहा ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. एक्स लिंक्ड, उसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है. हेरिडेटरी है, एमाइलोब्लास्ट से इनेमल बनता है, बराबर है. व्हाट इज इनके सेल हो गया, ब्रेन हो गया, लिम्फोसाइट हो गया. कोलेस्ट्रॉम इज न्यूट्रिशनल और हार्मफुल टू द बेबी. अरे बाबा, सबसे न्यूट्रिशनल है, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, कोलेस्ट्रॉम हाईली न्यूट्रिशियस. कॉल कधी करायचा? रात्री 1:30 वाजता करा. सर ह्यूमन फिमेल चे ब्रेस्ट मध्ये जे बेबी बॉर्न झाल्यावर मिल्क असतं ते का? नहीं नहीं, वही है कोलेस्ट्रॉम है बेटा, वही कोलेस्ट्रॉम ही है. ओके, कोलेस्ट्रॉम जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, इट स्टार्ट जस्ट बिफोर द प्रेगनेंसी, जस्ट बिफोर द लेबर, और जस्ट बिफोर द लेबर से पहले मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है. ऐसे थोड़ी है कि बेबी बाहर आ गया, सपोज बर्थ हो गई, अभी मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं, थोड़ा एक 8-10 दिन पहले ही चालू हो जाता है. ठीक है, 8-10 दिन पहले ही चालू होता है. ओके, इंटेस्टाइनल विलाय म्हणजे काय? इंटेस्टाइनल, यस, इंटेस्टाइनल विलाय मीन्स ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसके म्यूकोजा के ऊपर, उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाय. और इंटेस्टाइनल विलाय की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. ये देख, अगर इतना सरफेस एरिया, सिर्फ इतना ही, ओके, या फिर इतना ही सरफेस एरिया है, इतना, अगर विलाय हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया. देख देख, हाँ, ये सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसलिए इंटेस्टाइनल विलाय होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. ओके, थांबा, सर काउच कोलेस्ट्रॉम ते झालं, लेक्चर हो गया, हो गया. उल्टा जातो. इम्युनोग्लोबिन क्या है? इम्युनोग्लोबिन म्हणजे एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्युनोग्लोबिन. ना, एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्युनोग्लोबिन. सर परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इन आवर बॉडी, एनसीईआरटी एंड आवर ब्लड रिपोर्ट. एनसीईआरटी 65 एनसीईआरटी याद रखो. डोंकी मिल्क इज गिवन टू स्मॉल चिल्ड्रन, व्हाई? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने कभी नहीं देखा. ऍग्रिगेट म्हणजे काय? ऍग्रिगेट मतलब बेटा शिवानी एकत्र येणे. लिहा, मराठीत फर्स्ट लिहायचं एकत्र येणे. ऍग्रिगेट म्हणजे ऍग्रिगेट म्हणतो ना. ऍग्रिगेट किती मिळाला तुम्हाला? ऍग्रिगेट किती तुमच्या पीसीबी ग्रुपचा? 96%. म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी मिळून किती? 96%. ऍग्रिगेट किती? ऍग्रिगेट म्हणजे एकत्रकरण. ल्युकेमिया कशामुळे होतं? पुढं आहे ल्युकेमिया, लिम्फोसाइट जे असतात ना, लिम्फोसाइट मी जे सांगितलं ना, त्यांची संख्या वाढते. ठीक आहे,
त्याच्यामुळे ब्लड कॅन्सर आहे, त्याच्यामुळे होतो. पुढे आहे हिमोफिलिया. इन हिमोफिलिया इंजरी कैन बी इंटरनल अल्सो. हो सकती है बेटा, पर इंटरनल इंजरी ऐसे नहीं होती. कहाँ कैसे, तो भी मैकेनिकल फोर्स चाहिए बाहर से. ओके, चेस्ट इंजरी या एब्डोमिनल इंजरी तभी होगी. संडे टेस्ट टॉपिक एके आणि बीएफसी दोन्ही आहे. क्लॉटिंग मध्ये कोणते आयन इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात सांगायची गरज नाही. कॅल्शियम आयन येणार आहे सिलेबसला. कॅल्शियम आयन. माझे मेसेज येतात का उन्मेष? येतात 2 मिनिट. ब्रेन ट्यूमर मध्ये पण ब्लड क्लॉट होतो ना. हिमोफिलिया इंजुरी इंटरनल एड्स इज स्टडी. हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. इन डायबिटीज व्हाई डोंट वुंड हील फास्ट? क्या बात है आयुष दुर्बड़े. डायबिटीज में क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है ना, उसको इतना सारा ग्लूकोज मिलता है, उस वुंड में ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस होता है. और ब्लड में क्या है, डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज की लेवल हाई है ब्लड में, तो उस बैक्टीरिया को इतना सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो क्यों जाएंगे. इतना सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, आप कोई भी एंटीबायोटिक मार लो, कोई भी एंटीबायोटिक दे दो पेशेंट को, वो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे और बोलेंगे अरे बाबा ऐसा पेशेंट थोड़ी मिलता है बार बार, ऐसा बॉडी मिलता है क्या इतना ग्लूकोज वाला. ओके, कोई गरीब आदमी है जिसको खुद को ग्लूकोज मिल नहीं रहा, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया क्या जिंदा रहेंगे. उसको वुंड भी हुई तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, रीजनरेट हो जाती है. पर जिसको डायबिटीज है, उसको वुंड हुई तो उसकी वुंड नॉन हीलिंग वुंड कहते हैं, उसे जल्दी हील नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है और वो ब्लड उस वुंड पे आ रहा है, तो वो बैक्टीरिया हट नहीं रहे हैं, उन्होंने डेरा जमाए रखा है, इसीलिए. समझे? ओके सर, ये होगा. काल बरोबर म्हणत होतो ना सर, मी व्हिडिओ बघितला का तुम्ही? नाही रे बघितला, काल थोडस त्या कामातच होतो, मी बघतो तुझा व्हिडिओ. इन हिमोफिलिया इंजुरी कॅन बी, ते झालं इंटरनल अल्सो. होऊ शकते ना इंटरनल इंजुरी, होऊ शकते, तिथे सुद्धा ब्लिडिंग होणार. नाही बघितला उन्मेष, आज बघतो. कॅन यू प्लीज टेल पेज नंबर ऑफ हिमोफिलिया इन एनसीईआरटी 12th? पेज नंबर 90 बेटा. निकिता बायसन, पेज नंबर 90. क्लॉटिंग डू नॉट ऑकर आफ्टर इंजुरी ऑफ हेड. समृद्धी, आता हा लिगल म्हणजे हा खूप साधा क्वेश्चन आहे, तरी पण सांगतो की हेडची इंजुरीच नाही, तुला इथं जरी कट जर झाली तरी इथं तरी क्लॉटिंग होतं का? तिथं पण क्लॉटिंग होतच, पण काही ना काही. आता समजा छोटी इंजुरी, सुई, तर 2 थेंबच बाहेर येईल. कट मारला ब्लेडनं 10 ml बाहेर येईल. आणखी मोठा कट मारलाय 200 ml बाहेर येईल. तसं ब्रेन मध्ये पण तसंच आहे. इंजुरी झाली तर ब्लड बाहेर येतच, पण ते तिथंच होऊन तिथं क्लॉट होतं नंतर बाहेर आल्याच्या नंतर, आणि त्याचं ते गाठ तयार होते, त्याला म्हणतो आपण रक्ताची गुठळी तयार झाली ब्रेन मध्ये. असा प्रकारे क्लॉट होतो तिथं पण लगेच होत नाही. एंडोस्पर्म हॅप्लॉइड एज वेल एज ट्रिप्लॉइड पण असतं ना. हो, राहुल जाधव जिम्नोस्पर्म मधलं एंडोस्पर्म हॅप्लॉइड आहे, तर अँजिओस्पर्म मधलं एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड आहे. ठीक आहे. हा, पुढं हाऊ मेनी पार्ट आर प्रेझेंट इन स्टमक? 4. जयदीप कवाळे, जुनं पुस्तक वाचू नका. 4 पार्ट आहे, दॅट इज फंडस, कार्डियक, बॉडी अँड एंट्रम. 4 पार्ट आहेत जयदीप बेटा. यश, ब्रेन ट्यूमर म्हणजे मध्ये ब्लड क्लॉट होतं का? होतं. यश. आयुष, डायबिटीज झाला बेटा तुझा. सर तो व्हिडिओ बघून डाऊट क्लिअर करा ना. करतो. हाऊ मेनी पार्ट, ते डाऊट नाहीच आहे तुझा ऍक्च्युली, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, पण सांगतो तुला प्रेम वेगळे आहे. थांब थोडं. हाऊ मेनी पार्ट आर प्रेजेंट इन स्टमक हो गया. मनीषा, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज में कंफ्यूज हो रहा है. मनीषा, अब ये स्टोरी लंबी है, फिर भी बोलता हूँ, एक वायरस है हमारे बॉडी में आ गया, वायरस कोविड-19. उसने क्या किया, वो वायरस कुछ नहीं करता है, उसने कुछ प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया बॉडी के अंदर. दैट प्रोटीन आर नोन एज अ एंटीजन. ठीक है, एक पैथोजन है, एक पैथोजन है. जस्ट वेट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. एक पैथोजन है, कैसे निकाले? एक है पैथोजन, ये है विलन. ओके, ये है पैथोजन, ये है विलन. ये उसकी है टंग, मान लो ये है विलन. ओके, ये है विलन, ये है विलन. ओके, मान लो ये है विलन. तो आगे तो बोलो सर, पता चल गया ये विलन है करके. आगे तो बोलो. और ये है अपना हीरो, ये है अपना हीरो. मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं. और ये है विलन.
मान लो ये है वायरस, ये क्या है दोस्तों, ये है वायरस और ये है ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ये है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अभी ये इसमें द्वंद्व युद्ध है, ये वायरस या फिर कोई भी वायरस है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है। अभी वायरस चल रहा है तो वायरस की बात करते हैं। तो ये वायरस क्या करेगा दोस्तों, ये जो वायरस है, ये वायरस याद रखो कुछ प्रोटीन बनाएगा जो इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। छोड़ दिया है, युद्ध चल रहा है राम और रावण का, छोड़ दिया है एंटीजन वायरस ने, एंटीजन नाम का बाण छोड़ दिया है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। यह है एंटीजन। कौन सिक्रेट कर रहा है एंटीजन, बोलो एंटीजन कौन सिक्रेट कर रहा है, एंटीजन बाय वायरस। कौन सिक्रेट कर रहा है, वायरस। तो हमारी जो बॉडी है, ये जो है हीरो हमारा, हमारी बॉडी क्या रिलीज कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी रिलीज कर रही है दोस्तों, जो है सॉरी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी जो रिलीज कर रही है वो है, मान लो दैट इज दोस्तों एंटीबॉडी। कुछ इस तरीके से होते हैं और वो एंटीजन को जकड़ लेते हैं और उसे किल कर देते हैं। ये है दोस्तों व्हाट, सो ये है एंटीजन बाय वायरस। ये येलो वाले, ये ऐसे, ये वाले ये एंटीजन है, ओके। ये वायरस के बॉडी के अंदर सब एंटीजन ही है, ये प्रोटीन होते हैं सिक्रेटेड बाय पैथोजन, इसे कहते हैं एंटीजन, ओके, इसे कहते हैं एंटीजन। और इसके अंदर क्या है, ये ह्यूमन है, इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी। इसके ब्लड के अंदर क्या है, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन। मैंने कहा ना इसके ब्लड के अंदर क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो उसने वो सीक्रेट कर दिया इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी का, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी ये है एंटीबॉडी। कौन रिलीज कर रहा है, ये ऐसे प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है दोस्तों और ये भी प्रोटीन होते हैं, एंटीजन भी प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन। तो एंटीबॉडी आर सीक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मैंने लिखा है ह्यूमन बॉडी, तो एंटीबॉडी आर सीक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, ऐसा याद रखो। और विच किल और डिस्ट्रॉय द एंटीजन ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया। अब क्लियर है, अब क्लियर है। किसने पूछा था, मनीषा। इज दैट क्लियर बेटा? यस, ये लक्षण था। और द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसे कहते हैं सीरोलॉजी। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसे कहते हैं सीरोलॉजी। मेरे सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन को हमेशा डिस्ट्रॉय करता है, उसे कहते हैं सीरोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसे कहते हैं सीरोलॉजी। किसी ने कहा हमें इंटरनल इंजरी हो गई, कैसे पता चलेगा? आप ब्लेड पे लेटे होंगे तब। अगर आपको कोई भी इंटरनल इंजरी है तो आप बेड पे लेटे हुए हैं एज अ पेशेंट, चल फिर नहीं सकते आप। और बॉडी हैज बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी ना, यस, हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी। पर ये जो हमारे बॉडी के एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती। जो दूसरे बाहर से आते वायरसेस, प्रोटीन, बैक्टीरिया, फंगाई, उनके एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। कभी कभी हमारे एंटीजन के अगेंस्ट भी बनाती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बात करेंगे जेनेटिक्स में। सर अँटीकोअगुलंटची डिफिशियन्सी होऊ शकते का? नाही, सहसा नसते विधी। बिफोर बर्थ बेबी मध्ये पल्मनरी सर्क्युलेशन होणार नाही का? ते येणं भूषण पाटील, तुझ्या पप्पाचा आजच फोन आलता। तुझं नाव भूषण आहे ना? ठीक आहे, चांगले मार्क आहे, तुझा परफॉर्मन्स मी बघितला। ॲज लंग्स आर कोलॅप्स्ड नसतं, पर्मनरी सर्कुलेशन नसतं, एक सेपरेट फिटल सर्कुलेशन नाम का अलग से सर्कुलेशन होता है बेटा। एक फिटल सर्कुलेशन है, मैं बोलने वाला हूँ फिटल सर्कुलेशन, टेंशन मत ले लो, मैं बोलने वाला हूँ फिटल सर्कुलेशन। क्या सोच है, बहुत ही अच्छा। एन के सेल क्या है, हिमांशु लिहा। एन म्हणजे नॅचरल, के म्हणजे किलर। नॅचरल किलर सेल आहेत, टी लिम्फोसाइटचा प्रकार है, टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये नेचुरल किलर सेल होते हैं, बैक्टीरिया को या वायरस को डायरेक्टली किल करते हैं। ओके, एन के सेल मैंने बताया था 3-4 बार ये। हाँ, सर ब्लड प्रेशर में क्या होता है? बढ़ता है ब्लड प्रेशर, ये आगे है बेटा। बट आवर बॉडी हैज बोथ एंटीजन, यस। ब्लड प्रेशर में आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ये डिसीज में कवर करेंगे इसे।
पॅथोजन म्हणजे काय? पैथोजन म्हणजे लिखो विजया बेटा, डिसीज कॉजिंग एजेंट लिखो। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, दे आर कॉल्ड द पैथोजन, जो पैथोलॉजी करते हैं। पैथोलॉजी मीन्स एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी कॉल्ड एज पैथोलॉजी। और जो पैथोलॉजी को जन्म देते हैं, जेनेसिस करते हैं, उसे कहते हैं पैथोजन। जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन। सो पैथोजन का मतलब होता है एक लाइन में डिसीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजन मीन क्या है दो बेटा? पैथोजन क्या है? पैथोजन है दैट इज डिसीज कॉजिंग एजेंट। डिसीज कॉजिंग एजेंट, जो डिसीज कॉज करता है, डिसीज कॉजिंग एजेंट, पैथोजन लिखो कहीं तो, डिसीज कॉजिंग एजेंट लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई। ओके आगे आगे नॅचरल किलर होगा बेटा हिमांशु। एनके म्हणजे नॅचरल किलर सेल आहे। सो डॉक्टर म्हणतात की थोडं जास्त ब्लड लॉस झालं तर मग या कंडिशनमध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर वर्क नाही करतात, पण लिमिट आहे। श्रीकांत वाघ, कुठल्याही गोष्टीला लिमिट असते रे बाबा, कुठल्याही गोष्टीला लिमिट आहे। थोडी इंजुरी झाली तर समजा तुम्ही आवर्टाच फाडताल आणि कुठे गेले क्लॉटिंग फॅक्टर म्हणताल, शक्य नाही। तुम्ही रेडियल आर्टरीलाच कट मारतान आणि म्हणतान अरे क्लॉटिंग फैक्टर तो काम नहीं कर रहे सर, पूरा पेशेंट की डेथ हो गई, पूरा ब्लड 5 का 5 लीटर ब्लड बाहर आ गया सर, आपके क्लॉटिंग फैक्टर ने काम नहीं किया। अरे ऐसे बड़ी बड़ी आर्टरी जब कट करोगे, पाइपलाइन जर कट करताल तर कसं काय रे होईल? वरून एखादं टिश्यू वगैरे कट झालंय, तिथे ज्या कॅपिलरीज आहेत तेवढ्यापुरतच ते काम करतात। कॅपिलरीला ते रिपेअर करू शकतात, आर्टरीला नव्हे। आर यू गेटिंग मी नॉट? आर्टरी को रिपेयर नहीं कर सकते हो, आर्टरी को कट मारा है, काही लोक मारतात नाही तर इथं मारतात बघा, ब्लड डेथ होते, कारण की अरे 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरीने ते ब्लड फ्लो व्हायला लागले। असं इथं जर मारलं तर सरळ दिनशाने चिरकांडी उडल, मराठीत सांगायचं झालं म्हणजे फवारा, फाउंटन्स। ओके तो ये है दोस्तों। ओके आगे बढ़ते हैं। सर अदर देन कोविड, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आईजीएम? आईजीएम कोविड-19 में बढ़ता है। अरे तनिष्का, जो भी एक्यूट डिसऑर्डर, कोई भी फीवर ले लो, कोई भी फीवर, उसी में सभी में आईजीएम बढ़ेगा। कोई भी फीवर जो 8 दिन का डिसीज है वो। ओके नंबर ऑफ अँटीकोगुलंट काय असतो जर क्लॉटिंग? ए नंबर एकच आहे, अँटीकोगुलंट एकच आहे बेटा, दॅट इज हेपॅरिन। विधी एकच आहे, हेपॅरिन। सर एक्झाम पॅटर्न झाला तर ह्या पुढे बघूया काय होतं। ब्रेनचे सेल डिवाइड नहीं हो शकत तर पण ब्रेन ट्यूमर का होता। बाकी ओम, बाकी के सेल होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल कहते हैं उसे। न्यूरॉन नहीं डिवाइड होते पर न्यूरोग्लायल सेल होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, वो सपोर्टिंग सेल है न्यूरॉन को। न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते पर वो जो सपोर्टिंग सेल होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लायल सेल, तो वो डिवाइड होते हैं और उसका कैंसर होता है। आगे एनके सेल हो गए भाई, किती वेळेस विचारलं रे हिमांशु? व्हाट इज फाइब्रिन? सृष्टी बेटा, फाइब्रोनोजन पासून फाइब्रिन बनतात। दीज आर द फाइबर लाइक प्रोटीन विच हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। पुढचा टॉपिक आहे तिथं बोलूया। ओके फाइब्रिन काय असतं? फाइब्रोनोजन पासून बनणारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। प्लेटलेट आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। यस बरोबर है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? सांगितलं ना, ब्लड प्रेशर मध्ये ब्लडचं जे प्रेशर है वो बढ़ता है, क्योंकि जो आर्टेरियल वॉल है बेटा, उसकी जो वो इलास्टिक होती है लाइक दिस, उसकी इलास्टिसिटी लॉस्ट होकर वो रिजिड बन जाती है, इसलिए ब्लड प्रेशर हो सकता है। डायबिटीज आणि शुगर मध्ये काय फरक आहे? डायबिटीज इंग्लिश आहे, शुगर मराठी, दोन्ही डिसीज एकच आहे। माझा मेसेज आला का? मौसमी दिसला नाही। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय डायबिटीज पेशेंट? ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्कशन। सर ब्लड प्रेशर में क्या होता है? डोंकी मिल्क नो। आविष्कार पता नहीं। दीक्षा ब्लड प्रेशर में क्या होता है? मैंने कहा अभी। सृष्टि व्हाट प्रिकॉशन? ये आपका डिस्कशन का पार्ट नहीं। आज का टेस्ट टाइम क्या होगा? इवनिंग को होगा 8 बजे। हिमांशु एंटीकोगुलेंट की डिफिशियंसी हो सकते का? विधि इन एंड्रोजन नहीं, ये मैंने बोला है शायद। कोविड ये एंटीजन है या प्रोटीन? कोविड डिसीज है बेटा, कोविड डिसीज है, कोविड-19
कोविड-19 एक डिसऑर्डर आहे, डिसीज आहे. ठीक है. 6 क्लॉटिंग फैक्टर्स नाव सांगा. ठीक है, सांगतो. फाइगोसाइटिक एक्शन का मतलब ये आगे चल के आने वाला है. हिमांशु परमार, बेटा ये आगे चल के आने वाला है. फैगो मीन्स क्या? गिरने. फैगोसाइटिक मीन्स बेटा जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें वो एबिलिटी होती है. कोई भी बैक्टीरिया आ रही है बॉडी के अंदर, उसको डायरेक्ट वो खा के डिस्ट्रॉय कर जाते हैं. कुछ ऐसे सेल है जो बैक्टीरिया को, वायरस को खाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं वहीं पे. उसे कहते हैं फैगोसाइटिक एक्शन. फैगो मीन्स गिरने, इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस बाय द सेल, उसे कहते हैं फैगोसाइटिक एक्शन. समझे बेटा? समझे? ऐश्वर्या, वायरसेस एंड डिसीज आर डिफरेंट. यस बेटा. डिसीज क्या है? डिसीज इज अ कंडीशन. ओके, डिसीज इज अ कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी, दैट इज डिसीज. कहां से शब्द आया डिस इज? उसको दो इसमें डिवाइड करो, डिस और इज. डिस मतलब जो अच्छा नहीं है, गड़बड़ है, इजी नहीं है. डिस इज, पहले था इज और डिस मीन्स इजी नहीं है, डिस इज कहते हैं उसे. डिस इज जो इजी नहीं है बॉडी की कंडीशन, एबनॉर्मल है, डिसीज. और उसको कॉज करने वाला एक पैथोजन है जिसका नाम है वायरस. व्हॉट इज मीन बाय एक्स लिंक्ड? मतलब सौरभ पानसरे, याचा अर्थ असतो बेटा त्या डिसीजचा जो जीन आहे तो एक्स क्रोमोसोम है. उसका जीन किसके ऊपर है? उसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है. उसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है. उस डिसीज का जीन, असं खटकन लिहायचं हिंदीमध्ये, त्याचा जीन एक्स लिंक्ड डिसीज म्हणजे त्याचा जीन, त्या डिसीजचा जीन एक्स क्रोमोसोमवर असतो. फटकन लिहायचं हिंदीमध्ये जसं वाटलं तसं. व्हाट कॉज क्लॉटिंग फैक्टर टू बिकम एक्टिव आफ्टर कट? क्या बात है विधि. ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड नाम का टॉपिक है ना, उसमें बात करेंगे. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. पिक्चर का नाम है शायद घातक, उसकी स्टोरी है, सुनाता हूँ. लिम्फ कलरलेस फ्लूइड असतं ना सर? यस. न्यूट्रोफिल म्हणजे काय प्लीज सांगा. आता नाही सांगणार, पुढे येणार एनडब्ल्यूबीसी, वेट करा. साइट म्हणजे काय? साइट म्हणजे सेल. ईशा धनावत, साइट म्हणजे सेल. लिखा, लिहा. ब्लास्ट म्हणजे इमॅच्युअर सेल आणि साइट म्हणजे मॅच्युअर सेल. लिहा पटकन. BALST, BLAST, ब्लास्ट म्हणजे इमॅच्युअर सेल. साइट CYTE म्हणजे मॅच्युअर सेल. लिहा. सायनसेस काय असतं? सायनसेस म्हणजे बॉडीमध्ये एक स्पेस असतो, तिथं ब्लड असतं, ब्लड कलेक्ट झालेलं असतं, सायनसेस, त्याला सायनसेस म्हणतात. कॅपिलरी मध्ये एक स्पेस असतो. ठीक आहे. तुम्हाला जर सांगायचं झालं ब्लड सायनसेस काय असतील, इट विल बी लुक लाईक दिस. हे तुम्हाला चित्रच दाखवावं लागेल तरच तुम्हाला कळेल की ब्लड सायनसेस क्या होते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट क्या है. पुढे येणारच आहे, पर तुम्ही विचारत राहा. स्पेस होते हैं जहां पे ब्लड कनेक्ट होता है, कलेक्ट होता है दोस्तों. ऐसा स्पेस होता है. ओके. वहां पे साइनसेस, ब्लड थोड़ा सा कलेक्ट होता है, उसे कहते हैं ब्लड साइनसेस. ब्लड साइनसेस. ओके. ब्लड साइनसेस इन एनिमल्स, हमारे बॉडी के अंदर भी है, एक साइड से वो क्लोज होता है. एनिमल्स ही आ रहे सब. ओके. कॉकरोच मध्ये तुम्हाला इझिली दिसायला लागतील. ओके. एक याद रखो, अ स्पेस इन बॉडी वेयर ब्लड इज कलेक्टेड, त्याला म्हणायचं ब्लड सायनसेस. अ स्पेस इन बॉडी वेयर ब्लड इज कलेक्टेड, त्याला म्हणायचं ब्लड सायनसेस. लक्षात ठेवा. हे अगोदर तर सर्वात महत्त्वाचं तुम्हाला हे इम्पोर्ट करणं गरजेचं आहे. ओके. मस्त हे असंच राहायचं. एक्सपोर्ट करावं लागलं. BFC.
पाठवतो लगेच, थांबा, मग तुमचे डाऊट घेतो. तसंच राहायला नको. कहाँ गए डॉक्युमेंट्स? हे काय आले? Sir, our body sometimes also make antibodies against vaccine. Against vaccine, yes, sometimes, always. 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 So yesterday's session really made each of us cry. Thank you so much. We are blessed to have you. I'm also feeling very lucky that people like you are my student who are asking me doubt continuously without any hesitation. मैंने ऐसा environment ही create किया है दोस्तों, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो एनी टाइम. ठीक है, एनी टाइम, डरने की जरूरत नहीं है. उद्या DNRP आहे का, त्या बॅच आहे. ठीक आहे, माझं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाही झालं आहे तर मी कोणती जम्बो देऊ? दूसरी विधि मैडम, दूसरी. व्हाट हैपन इन लो बीपी, ये बात करेंगे बीबी के बाद. बीपी जब आएगा तब. प्रीवियस चॅप्टरचे नोट्स भेटेन का? हो भेटेल. वैभव सरांना फोन करा, हिमांशू, किंवा ग्रुपवर पाठवलेले, तुझ्या मित्र एखादा असेल कोणी तर त्याला विचार, किंवा तू मला पर्सनल मेसेज कर, मी हिमांशू परमार, मला प्रीवियस चॅप्टरचे नोट्स पाहिजेत, पाठवून देतो. द स्टडी सेशन रिअली गुड, थँक्यू. आवर बॉडी समटाइम, ओ यस, अपडेट केल्यावर सर ॲपला अपडेट आलं होतं तर DPP नाही दिसत आहे. राहुल टाकतो आज, सांगितलं. सायनसिस काय ते पण झालं. 6 क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 6, जरा लक्ष द्या. तो मिसिंग आहे बऱ्याच हिच्यातनं, क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 6 तो मिसिंग आहे बेटा. ठीक आहे, थांबा. एम्फायसेमा काय आहे हिमांशू? हा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बेटा, ज्याच्यामध्ये क्रॉनिक खूप 15-16 वर्ष, क्रॉनिक म्हणजे असं 8-10 वर्षे, 15-16 वर्षे सिगारेट स्मोकिंग केल्यामुळं जे अल्वेओलायचे वॉल आहेत ते डिस्ट्रॉय होऊन जातात. अल्वेओलायचे जे वॉल आहेत ते डिस्ट्रॉय होऊन जातात, आणि त्यामुळे काय होतं, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज होतो. जिथं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार आहे ना, तो एरियाच डिक्रीज होऊन जातं, आणि त्याच्यामुळं त्याला ब्रिदिंगला प्रॉब्लेम येतो. त्याला म्हणायचं एम्फायसेमा, त्याला म्हणायचं एम्फायसेमा. कळलं? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पुढे आहे बेटा, आपण तिथं शिकूया. टी लिम्फोसाइटचा टाइप आहे बेटा सृष्टी इंगळे. NK इज अ टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट. ऑस्मोटिक बॅलन्स अनुष्का गोडे, हे उद्याच्याला सांगतो. उद्या परवा सांगतो ऑस्मोटिक बॅलन्स. त्याला सर्व मुलं असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, ऑस्मोटिक बॅलन्स उद्याच्याला सांगतो. बरं, आता आपलं 10:15 वाजले तर आपण थांबूया. ठीक आहे, तुम्ही आता 15 मिनिटं थोडंसं आराम करा. रोज 9:45 ते 10:15 मी हे सेशन घेत राहील, अर्धा तास डाऊट रोज, डेली, जे मी बोललेले तुम्हाला. क्लिअर झाले तुमचे डाऊट्स? ठीक आहे सर, आपल्या बूस्टर मध्ये दिले तेच वाचत होतो मी. कोणतरी उन्मेष बूस्टर मधलं डायजेशन पासून आहे मी बायोलॉजिकल. कोणतं बेटा उन्मेष? नहीं नहीं, ते पुढं आहे, मी ते सांगितलं ना तुला, ते पुढं आहे. इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये आगे है,
उसको एक दिन एक पूरा लेक्चर लगेगा उसको समझाने में, उस कॉन्सेप्ट को। ऐसे वो थोड़ी डाउट है। डाउट किसे बोलते हैं पता है आपको? कि मैंने आपको पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा है, और फिर आपको समझा नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाउट और डिफिकल्टी। जो मैंने आपको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ाया ही नहीं है, वो एनसीईआरटी में भी है ना, तो वो अगर पूछोगे सर ये क्या है, तो बेटा ये ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर पाऊं, उसको एक लेक्चर लगेगा पूरा 1 घंटे का, ताकि वो डिसीज आपके जहन में बैठ जाए, दिमाग में फिट हो जाए कि अरे ये है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वाओ क्या मैकेनिज्म है, और क्या ट्रीटमेंट ढूंढ के निकाली है। ट्रीटमेंट तो उससे भी गजब की है, ट्रीटमेंट जो है तो उससे भी गजब की है। डिसीज जितना गजब का है उससे ही बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट है। ठीक है। मोलार वेस्टिजियल ऑर्गन असलं तरी पेन होणारच ना, तिथं पण नर्व है ना बेटा, वहां पे वेस्टिजियल ऑर्गन है पर नर्व सप्लाई है ना उसको। अपेंडिक्स भी वेस्टिजियन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, पर अपेंडिसाइटिस होता है ना, पेन इन एब्डोमेन होता है ना, उसको नर्व सप्लाई तो है ना, तो पेन होने वाला है। अरे खूप बढ़िया, नाही 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 उन्मेष, डोंट बी सॉरी बेटा, कधीच मला सॉरी म्हणू नका, डोंट बी सॉरी, खूप चांगली गोष्ट करतोस तू, रीड इट, पुढचं वाचतोय तर रीड इट, रीड इट, बट जस्ट वेट, जस्ट वेट। तुम्ही ते हळूहळू बोलणार, कारण की ते 5 मिनिटांमध्ये सांगण्याचा कॉन्सेप्ट नाही। डोंट बी सॉरी, ओके। विनर, आपलं सॉरी हा एवढा शब्द लवकर वापरायचा नाही, खूपच बाय मिस्टेक झाली मोठी, समोरच्याचा खूपच मोठा दुखवलाय तरच सॉरी म्हणायचं। मी तुमच्या सोबत आहे रे लेकरांनो, हे लक्षात ठेवा, आलं लक्षात? हे तुमच्या सोबत आहे, तुमच्या मित्राला तुम्ही जरा जराशाला सॉरी म्हणता का? नाही। सो कन्सिडर मी ॲज युअर फ्रेंड, फक्त ते तुम्हाला एक गाईड करणारा हितचिंतक फ्रेंड आहे तुमचा। कधी तो सख्त होऊ शकतो तुमच्यासाठी, तुमच्या कल्याणासाठी, कधी तुमच्यासाठी प्रेमाने बोलू शकतो तुम्हाला, तर कधी तुम्हाला, जर तुम्ही डिप्रेशन मध्ये असाल तर तुम्हाला तिथून बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल। कन्सिडर मी लाईक दॅट, सो डोंट बी सॉरी ऑलवेज। चांगली गोष्ट आहे ना, तो पुढचं वाचतो, ही ही प्रत्येकामध्ये ॲबिलिटी नसते बेटा। ठीक आहे सर, प्रीवियस चैप्टर मला व्हाट्सएप करना हिमांशु, माझा नंबर है बेटा। अजय, अजय बेटा कहाँ पे हो? अजय बेटा आपका आंसर नहीं आ रहा आजकल, कहाँ पे हो? बोर हो गए? असंच होतं हळूहळू, तुमच्यासोबत होणे हेच सांगतोय, असं होता कामा नये, जोश पाहिजे। मोलार काढून टाकणे गरजेचं आहे का? काही गरज नाहीये, खूपच जर पेनफुल असेल तर एकदा डेंटिस्टला दाखवा। चालतंय, डायजेशन पासून आहे मी। बर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रिपेअर केलं तर सर खूपच छान आहे, तुझा व्हिडिओज बघतो। कुठे टाकलंय रे हाय, कुठे? बर, त्याच्यामध्ये असे काही पण व्हिडिओ नका बघत जाऊ, तरी पण बघतो, सांगतो तुम्हाला, सांगतो। पण
हे असं परीक्षेत येत नसतं रे बेटा. ठीक आहे, तरी पण बघतो. हेमरेज होता है, दैट इज द इफेक्ट है, हीमोटॉक्सिक इफेक्ट उसका, वैस्कुलोटॉक्सिक है. हेमरेज होता है, ओके, ब्लड फ्लो होतं, वॅस्क्युलर परमेबिलिटी वाढत असते वेसलची. तरी पण एकदा वाचतो आणि सांगतो बेटा. ठीक आहे, रक्त गोठलंय त्या व्हेनमनं. ठीक आहे, बरं लागू दे वेळ, पण येस नो काहीतरी बोलत सर. ठीक आहे, त्याचं मला माझ्याकडे जो कॉन्सेप्ट आहे त्याचं म्हणणं एवढं तिथं खूप मोठा क्लॉट तयार झाला होता, पण टायनी क्लॉट्स तयार होत असतात छोटे छोटे, आणि व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी वाढते. व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी वाढल्यामुळे काय होतं, ब्लड व्हेसलच्या बाहेर येतं. माझा सांगण्याचा कॉन्सेप्ट असा होता, रक्तस्त्राव व्हायला लागतो इंटरनल किंवा हे ते, आणि रक्तस्त्राव व्हायल्यामुळं नसता कोॲग्युलेशन झालेलं नसतं. मी जे शिकलोय ते मेडिकल सायन्स असं सांगतं. त्या काय लोकांनी एक्सपेरिमेंट केला आय डोंट नो, तिथं काय ते एक्सप्लेनेशन नाही, काहीच ते बोलले पण नाहीत, पण तरी पण एकदा वाचून सांगतो. ह्या दोघीचं काहीतरी मिडल काहीतरी असणार आहे, पण एक लक्षात ठेवा, नॅचरल ओपनिंग मधनं ब्लड फ्लो होत असतो. ठीक आहे, पण तुझं पण ह्याच्यावर मी बघतो काय आहे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी रिडिंग होणार बिफोर जम्बो. यस यस, होणार होणार, तुम्ही तयारी ठेवा, होणार होणार. घेतो मी. बरं चला, तुमचं लेक्चर सुरू झालंय. आता एखाद्या वेळेस काहीतरी बदल झाला असेल. नाही 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 नाही, तसं नाही, ते पण खरं असेल आणि मी बोलतो ते पण खरं. मला एकदा त्याच्यातला मिडल मार्ग सापडू दे. असं काही व्हिडिओवरनं नाही करता येत क्लिअर गोष्टी. तुमचा व्हॉट्सअप नंबर हिमांशू असेल बेटा, ग्रुपमध्ये आहे नंबर. हा ठीक आहे, ग्रुपमध्ये माझा नंबर आहे ना, 7507183216. चलो बाय बाय, रुकते बाय.